नमस्कार, मैं हूं स्मिता रिशाल और मई में रिकॉर्ड एसआईपी के साथ म्यूचुअल फंड निवेशकों का जोश काफी हाई है। ऐसे में सब ये जानना चाहते हैं कि इस समय किन सेक्टर्स में आने वाली है बड़ी तेजी और कौन से फंड्स करेंगे कमाल। वेल्थ क्रिएशन के लिए कैसे करेंगे पोर्टफोलियो एलोकेशन और किन एनएफओज में है निवेश का मौका। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हम लेकर आए हैं ये स्पेशल शो म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास। तो म्यूचुअल फंड के जरिए वेल्थ क्रिएशन के गुरु मंत्र बताने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस शो पर। और सबसे पहले तो ये बताइए कि इस बार म्यूचुअल फंड्स में हमने देखा कि जोश फिर से हाई था, निवेशकों का जो भरोसा है वो भी बरकरार था। एएमयू अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री का तो इस बार भी रिकॉर्ड लेवल पे, एसआईपीज के नंबर रिकॉर्ड लेवल पे। ओवरऑल कैसे देखते हैं आप सारे नंबर्स अच्छे हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। और इस बार भी आप देखें तो एसेट अंडर मैनेजमेंट जो एयूएम है वो लाइफ टाइम हाई पर पहुंचा है, 72 लाख करोड़ के पार निकला है। पहली बार ऐसा हुआ है। पिछले महीने 70 लाख करोड़ था, तो कुल मिलाकर 2,20,000 करोड़ की इस बार फिर से बढ़त हुई है ओवरऑल एयूएम जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का। लेकिन जहाँ तक इक्विटी फंड्स का सवाल है, मई के महीने में इक्विटी फंड्स में पहले के मुकाबले में थोड़ा सा कम पैसा आया है। करीबन 19,000 करोड़ का नया पैसा इक्विटी फंड्स में आता दिखा, जो कि मई के महीने में 24,270 करोड़ के आसपास का था। तो 20-22% नेट इनफ्लो थोड़े से कम होते हुए दिखे हैं, लेकिन है इनफ्लो, आउटफ्लो नहीं है। दोनों में आप इसे दो तरीके से देखें। एक तो ये कि लोग पैसा निकाल रहे हों और दूसरा ये पैसा कम लगा रहे हों। तो पैसा कम लगाने का ट्रेंड जो दिसंबर के बाद से शुरू हुआ है, लगातार 6 महीने ऐसे हो गए जब म्यूचुअल फंड में इनफ्लोज थोड़े धीमे धीमे कम होते जा रहे हैं। लेकिन पिछले 5 महीनों से एक ट्रेंड साफ दिख रहा है स्मिता, और वो ये है कि स्मॉल कैप में मिड कैप से ज़्यादा और मिड कैप में लार्ज कैप से ज़्यादा पैसा आ रहा है। इस ट्रेंड में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। जहाँ तक सवाल एसआईपी का है, नई एसआईपी 59 लाख नई एसआईपी शुरू हुई है और साथ ही साथ 43 लाख एसआईपी बंद होती हुई भी दिखी है। और एसआईपी के मामले में भी नया रिकॉर्ड बन रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिकॉर्ड किस तरह से इंपॉर्टेंट है? इस महीने मई के महीने में जो नंबर आया है 26,688 करोड़, ये है टोटल पैसा जो एसआईपी के तौर पर आया है। ये ऑल टाइम हाई पर है। अब आप देखिए, नेट इन्फ्लो 19,000 करोड़ के आसपास है और एसआईपी 26,000 करोड़ के आसपास है। यानी कि अगर एसआईपी ही मिलकर नेट इन्फ्लो को मजबूत कर रहा है, अदरवाइज एसआईपी से हटकर जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा थोड़ा बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। लगातार 6 महीने ऐसे हो गए जब 25,900 करोड़ से ज़्यादा का एसआईपी का हर महीने का आंकड़ा आ रहा है। एसआईपी के खातों की संख्या भी बढ़ी है, नेट चूँकि बंद कम हुई है, ज़्यादा खुली ज़्यादा है, तो लगभग 8.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। एसआईपी का एयूएम भी बढ़कर 14.5 लाख करोड़ के ऊपर निकल गया है। सो कुल मिला के एसआईपी के डेटा बहुत मजबूत है। लेकिन एक जो सबसे काम का डेटा है एसआईपी का, जो इस महीने के हाईलाइट है, वो है एसआईपी स्टॉपेज रेशियो, जो 73% पर आया है 6 महीने के निचले स्तरों पर। इसका मतलब क्या है? कितनी एसआईपी नई खुली है और कितनी पुरानी बंद हो गई। उसे अगर नई ज़्यादा खुली है और पुरानी कम बंद हुई है तो आपका रेशियो 100% से नीचे होगा। जैसे कि 59 लाख नई एसआईपी खुली है इस महीने और 43 लाख ही बंद हुई है। और ये रेशियो जो है पिछले 6 महीनों के निचले स्तरों पर आया है। यानी कि एसआईपी इन्वेस्टर्स अब समझदार हो गए। उन्हें पता चला कि 5-6 महीनों में जिन्होंने एसआईपी बंद नहीं की वो फ़ायदे में रहे, इसलिए अब एसआईपी कम बंद होती हुई दिख रही है। और इस लिहाज से अगर मैं देखूं तो भले ही आपके नेट इन्फ्लो इक्विटी में कम आए हो, लेकिन पिछले 4 महीनों के मुकाबले में एसआईपी का जो पैसा है ना, वो विश्वसनीय है, भरोसेमंद है, लगातार आने वाला है। और इसीलिए ये आंकड़े मुझे ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मजबूत दिख रहे हैं। जी, तो सर ये तो आपने आंकड़ों की बात कर दी, नंबर्स पे हमने बात कर ली। और क्योंकि आपने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि इक्विटी का जो इनफ्लो है वो लगातार कम हो रहा है, और लगातार मतलब पिछले 5 महीनों से तो हम इसको लगातार कम होते हुए देख ही रहे हैं। क्या रीजंस इसके पीछे आपको लगते हैं इक्विटी के इस इनफ्लो के कम होने के? नहीं, देखिए, थोड़ा सा मार्केट सितंबर से खराब होता हुआ दिखा है। और जब मार्केट थोड़ा सा कमज़ोर हो तो लोगों को लगता है, अच्छा, उससे पहले काफ़ी अच्छी तेज़ी हुई थी। हाँ। तो लोगों के पास अच्छा खासा गेंस है, प्रॉफिट है, मुनाफा है, तो उनको लगता है कि चलो थोड़ा ले लिया जाए, बाद में वापस लगा लेंगे। वो अलग बात है कि बाद में वापस एंट्री नहीं हो पाती है। हाँ। लेकिन प्रॉफिट ले लेने की जो एक इच्छा होती है, वही वजह से थोड़ा सा इनफ्लो कम आया है। इनफ्लो कम आने से ज़्यादा आउटफ्लो थोड़ा सा हुआ है, क्योंकि एसआईपी में आप देखेंगे तो 26-27 हज़ार करोड़ आ रहे हैं, लेकिन नेट अगर आपके 19,000 करोड़ आ रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं एसआईपी से हटकर जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया था। ओके, और पॉज भी किया होगा कुछ लोगों ने अपने एसआईपीज को।
और अब एक चीज़ और जो आपने अगर इस निवेश के ट्रेंड में देखी होगी कि डेट फंड से बहुत बड़ा एक आउटफ्लो हमने देखा, हालांकि ये ओवरनाइट और लिक्विड फंड्स थे, क्या ये चिंता की बात? बिल्कुल, उससे पहले मैं थोड़ा सा इक्विटी फंड में किस तरह का पैसा है उसको टच करता हूँ, फिर डेट फंड पे भी आता हूँ। इक्विटी फंड में लगभग सब जगह पैसा आ रहा है एक्सेप्ट लार्ज कैप को छोड़कर। लार्ज कैप में निवेशकों का भरोसा कम है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि भले सेफ है, लेकिन इक्विटी में वो सेफ के बजाय ज़्यादा रिटर्न कमाने की माइंडसेट से इन्वेस्टर्स आते हैं। और ये वजह आप देखिए, फ्लेक्सी कैप में 3841 करोड़ का पैसा आया है, 3200 करोड़ आए हैं आपके स्मॉल कैप में, मिड कैप में 2800 करोड़ है, लार्ज कैप में कम है 1250 करोड़, और साथ ही मल्टी कैप में लगभग 3000 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। और लार्ज और मिड कैप में, जहाँ लार्ज के साथ मिड कैप आ गया, वहाँ ठीक ठाक सा 2700 करोड़ का पैसा आया है। लेकिन इक्विटी से हटकर इक्विटी से जुड़े जो दूसरे फंड है, हाइब्रिड फंड आप देखिएगा, आर्बिट्राज फंड जिसको आगे हम विस्तार से बात करेंगे, 15,000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा वहाँ पर आता दिखा है। मल्टी एसेट एलोकेशन में भी थोड़ा 3,000 करोड़ के आसपास का पैसा है। डेट फंड में से पैसा नेट निकला है, लेकिन वो ज़्यादा पैसा जो निकला है लिक्विड फंड्स में से निकला है, 40,000 करोड़ का। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत कीजिए ओवरनाइट फंड वर्क। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है इन तीनों में वो है तीसरा वाला कॉर्पोरेट बॉन्ड, जहाँ करीबन 12,000 करोड़ का नया निवेश आया। तो नेट ये समझिए कि डेट फंड में भी पैसा आते दिखा है, निकलते हुए नहीं दिखा है। जी बिल्कुल। अब ये तो सर हमने नंबर्स की बात कर ली, हमने निवेश के ट्रेंड की बात कर ली। अब इन सब से आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं अब रेट कट जो हुआ 25 बेसिस पॉइंट का, उसका असर आप कैसे होते हुए देख रहे हैं और अब बेस्ट निवेश क्या रहेगा इसके बाद? देखिए, अगर आप फिक्स इनकम में पैसा लगाने वाले हैं, डेट फंड्स में निवेश करने वाले हैं, बैंक की एफडी करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो आपके लिए दरें घटना बहुत अच्छा संकेत है। डेट फंड इस वक्त आपके लिए सबसे उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि ब्याज दरें घटने से इनके फंड की एनएवी पर पॉजिटिव असर पड़ता है। मीडियम ड्यूरेशन से लेकर डायनामिक फंड्स, इन सबको फ़ायदा होता है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपके लिए डेट फंड्स इस वक्त सही मौका दे रहे हैं निवेश करने का, क्योंकि जब एफडी की दरें घटती है तो आपके एफडी में रिटर्न्स कम होते जाते हैं, लेकिन डेट फंड्स में आपको कैपिटल अप्रिसिएशन मिलता है और उनमें बेहतर रिटर्न आ जाता है। और लॉन्ग टर्म में निवेश अगर आप करते हैं तो यहाँ पर टैक्सेशन का भी बेनिफिट है डेट फंड्स में। और दूसरा ये कि सारा पैसा आपका इक्विटी में न रहे, थोड़ा डेट में भी होना चाहिए। तो बाजार में अगर उतार चढ़ाव हो तो आपके लिए एक तरह से बैलेंस करने का भी ये काम कर लेता है। और इस वक्त जो डेट फंड हमें पसंद है वो मैं आपको बता दूं, डायनेमिक बॉन्ड फंड, ये आपके लिए अच्छा एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन हो सकते हैं। जिन्होंने पिछले एक साल में 10% के आसपास के रिटर्न दिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड के भी 10% के रिटर्न आए, बैंकिंग और पीएसयू फंड्स के करीबन 0.9% के रिटर्न आपके लिए आए हैं। तो अलग अलग तरह के फंड हैं जो आपके लिए, लेकिन कुल मिलाकर डेट में ये जरूरी है कि आपका थोड़ा पैसा होना चाहिए। जी, तो सर स्पेसिफिकली अगर बात किया जाए तो कहाँ पर निवेश करना भी फायदेमंद रहेगा? दो तरह के फंड है स्मिता, जहाँ आपको पैसा लगाना चाहिए डेट में। पहला है बैंकिंग और पीएसयू फंड। अब ये बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड क्या है? ये इक्विटी नहीं, ध्यान रखिए, बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड है। ये डेट फंड सरकारी बैंकों के और सरकारी कंपनियों के बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में पैसा लगाते हैं। अब इसमें यह है कि जो सरकारी बॉन्ड्स और सरकारी डिवेंचर्स हैं, कंपनियों के डिवेंचर्स हैं, तो नेचुरली सरकार के पीछे गारंटी या फिर एक वो आपको एश्योरिटी रहती है कि ये पैसे जल्दी से डूबेंगे नहीं। जैसा आप देख रहे होंगे अभी एमटीएनएल के केस में, इतने कोई और प्राइवेट कंपनी होती तो अब तक डूब गई होती, लेकिन सरकार की गारंटी होती तो लोगों को ये भरोसा होता है, बैंक्स को ये भरोसा होता है जिसने उधार दिया कि आ जाएगा। एफडी से बेहतर रिटर्न इसमें आते हैं, पहली चीज़। दूसरा ये कि जिन सरकारी बैंकों की रेटिंग अच्छी है और जिन पीएसयू कंपनियों की रेटिंग अच्छी है और जो आमतौर पर है, तो वहाँ क्रेडिट रिस्क यानी कि डूबने का खतरा कम हो जाता है। ऐसे में 1 से 3 साल के लिए बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड आपके लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। लॉन्ग टर्म टैक्सेशन का बेनिफिट भी मिल जाएगा इंडेक्सेशन की वजह से, और बाजार के उतार चढ़ाव में आपका पोर्टफोलियो हेज भी रहेगा। मैं आपको बताऊंगा कौन से फंड से, लेकिन उससे पहले एक दूसरा ऑप्शन है वो भी जान लीजिए, डायनामिक बॉन्ड फंड। ये एक अच्छा ऑप्शन है बाजार के इस माहौल में। ब्याज दरों में जैसे उतार चढ़ाव होता है, ये पोर्टफोलियो आपके लिए काफ़ी काम करता है। और इसमें फंड मैनेजर को आज़ादी, इसको एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि जैसे फ्लेक्सी कैप फंड होता है ना इक्विटी में, वैसे डायनेमिक बॉन्ड फंड है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में फंड मैनेजर आसानी से अपने मूड से, बाजार के माहौल से स्विच कर सकता है। रेट कट हो या रेट हाइक हो, दोनों में ये काम करता है अच्छे से। और इसमें फ़ायदा ये कि इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाते हैं, टैक्स कम लगता है, तो रिटर्न आपके नेट बेहतर हो जाते हैं। लेकिन आपका व्यू होना चाहिए मिनिमम 3 साल का, 3 साल से ज़्यादा 5 साल तक का हो तो और भी बेहतर है। तो आप 2 तरीके से पैसा लगा सकते हैं, या तो बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड में लगाएं, या फिर डायनामिक में बॉन्ड फंड में। और मैं तो कहूँगा दोनों में थोड़ा थोड़ा लगा लें। और जो फंड आपको चुनने चाहिए वो भी मैं आपको दे दूँ। अगर पीएसयू
और बैंकिंग और पीएसयू फंड आप देख रहे हैं डेट में आईसीआईसीआई प्रू का है और कोटक का है। इन दोनों में से आप स्कीम चुन सकते हैं। डायनेमिक बॉन्ड फंड देख रहे हैं तो एसबीआई का और एक्सिस का, इन दोनों के भी फंड हैं, आप इन्हें भी चुन सकते हैं। जी, ये तो आपने बहुत अच्छा व्यू सर डेट फंड को लेकर दे दिया, लेकिन अब एक जो छोटा सवाल मेरे मन में और मुझे लगता है बाकी दर्शकों के मन में भी होगा कि क्या आर्बिट्राज फंड जिसकी हम बात आपने पहले भी की, एफडी का ऑप्शन हो सकता है सर ये? हाँ, ऑप्शन हो सकता नहीं है और बेहतर ऑप्शन है, ये जरूर देखना चाहिए, क्योंकि एफडी से बेहतर रिटर्न देने का आर्बिट्राज फंड्स का ट्रैक रिकॉर्ड है, लगातार है। और पिछले एक साल में अगर आप देखें तो जो आर्बिट्राज में टॉप फंड्स हैं उन्होंने 7.25 से 7.5% की रेंज की रिटर्न दिए, तो ब्रॉडली आप मान के चले 7.5% के आसपास के रिटर्न आते हैं। अब फ़ायदा क्या है? सरकारी बैंक्स की में जाकर आप एफडी कराएंगे तो 7.25% से ज़्यादा का एक साल का रिटर्न नहीं आता। मैं साल भर से ही कंपेयर कर रहा हूँ, साल भर से ज़्यादा करेंगे तो और बेहतर हो जाएगा। एफडी में के मुकाबले में आर्बिट्राज फंड में सबसे बढ़िया बात है कि टैक्स कम लगता है। इन्हें इक्विटी फंड के तौर पर देखा जाता है, जबकि वैसे देखा जाए तो इक्विटी फंड है नहीं, लेकिन इक्विटी खरीदते हैं, फ्यूचर्स बेचते हैं, तो बीच का जो गैप है वो आर्बिट्राज है। यहाँ एफडी पर आपको हाईएस्ट टैक्स स्लैब में लगेगा 30%, अगर जो भी आपकी स्लैब है, लेकिन यहाँ पर आपको एक साल रखा तो सिर्फ 12.5% लॉन्ग टर्म गेन आपका लगेगा। ठीक है, हायर टैक्स स्लैब जिनकी भी है उनके लिए बेस्ट है आर्बिट्राज फंड, बजाय इसके कि आप बैंक की एफडी में या कि बैंक्स में पैसा रखें। और यही वजह कि काफ़ी पैसा इधर आ भी रहा है। पोस्ट टैक्स रिटर्न आर्बिट्राज फंड में हमेशा बैंक एफडी से बेहतर आपको दिखेंगे अगर एक साल की व्यू से आप देखें तो। जी, ये तो हमने कंपेयर किया सर एफडी से आर्बिट्राज फंड को। अब क्योंकि रेट कट की हमने पहले भी बात की, उसमें एक बेस्ट ऑप्शन आपने डेट फंड दिया, तो क्या इसमें भी अगर हम आर्बिट्राज फंड की बात करें तो इसमें भी फायदे होते हैं रेट कट के बाद? हाँ, बिल्कुल होते हैं। उसका रीज़न ये है कि इनको डायरेक्टली फ़ायदा नहीं होता, लेकिन इनका कंपटीशन अगर एफडी से है और एफडी के रिटर्न कम हो रहे हैं तो इनको फ़ायदा हो जाता है। सी आर्बिट्राज फंड को फ़ायदा ज़्यादा मार्केट की एक्टिविटी, मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होने पर आर्बिट्राज फंड के रिटर्न बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनका बेसिक काम यह कि इक्विटी एक जगह खरीदते हैं, फ्यूचर्स दूसरी जगह बेचते हैं और उससे कमाई करते हैं। तो रेट कट जैसे होगा तो एफडी और डेट फंड के रिटर्न कम हो जाते हैं, स्पेशली एफडीज के। डेट फंड में तो फिर भी चलो ठीक है, आपको कैपिटल अप्रिसिएशन मिल जाता है। तो ऐसे में आर्बिट्राज फंड आपके लिए टैक्स बचाने का, कम वॉलेटिलिटी वाला एक अच्छा ऑप्शन है जहां आप निवेश कर सकते हैं। मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं कि किस तरह से आर्बिट्राज फंड और एफडी में आपको कंपेयर करना चाहिए। फर्ज करें आपको 50-50 लाख रुपए का निवेश दोनों में करना है, ठीक है। 7.5% के आसपास के रिटर्न आपके आर्बिट्राज फंड में आएंगे, 6.5% के आपके एफडी में आएंगे। 2-2 साल का आपने निवेश किया, कुल मुनाफा आपका हो जाएगा 8.25 लाख के आसपास का 2 साल में रिटर्न इधर आ जाएगा और 7.25 लाख का इसमें आ जाएगा। ठीक है, टैक्स लगेगा 12.5% आर्बिट्राज फंड में और एफडी में लगेगा 30%। तो रिटर्न एक तो इधर ज़्यादा है और टैक्स भी कम है। तो कुल मिलाकर जो आपको पैसा बचेगा वो 6,80,000 टैक्स काटने के बाद आपका बचेगा अगर आप हाईएस्ट स्लैब में, और इधर 4,70,000, यानी कि करीबन 2,11,000 रुपए आपके ज़्यादा बचेंगे आर्बिट्राज फंड में, जो कि करीबन 33% हो जाता है। 30% हो जाता है आपके नेट रिटर्न का। इतना हायर रिटर्न, और वो 30% पूरा का पूरा, एक थोड़ा आर्बिट्राज में रिटर्न ज़्यादा है और दूसरा टैक्स कम है, इसका फ़ायदा मिलता है। ये आपके लिए बेस्ट है एक्चुअली। जी सर, तो काफ़ी फ़ायदेमंद है, लेकिन फिर भी सर एफडी की लोकप्रियता थोड़ी ज़्यादा है। ये कहेंगे लोगों को शायद वहाँ पर पैसा लगाना बड़ा इजी लगता है, इसलिए हम ये देखते हैं कि ट्रेंड उस तरफ ज़्यादा जाता है। लेकिन हाँ, आर्बिट्राज एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अब बात करेंगे बीएफएसआई फंड्स के बारे में। सर, यहाँ पे आप कहाँ मौके देख रहे हैं इसमें? बिल्कुल, अब इक्विटी फंड की अगर बात करें तो इक्विटी फंड में मुझे लगता है कि एक रेट कट के बाद डेट फंड की हमने बात की थी कि 2 डेट फंड आपके लिए बेहतर है, पीएसयू एंड बैंकिंग डेट फंड, और एक डेट फंड हमने डायनामिक बॉन्ड फंड कहा। इक्विटी में जो एक फंड हमें पसंद आ रहा है, थेमेटिक फंड है, सेक्टोरल फंड है, और ये है आपके लिए बीएफएसआई, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस। ये है वो सेक्टर जो हमें पसंद आ रहा है। ये सेक्टोरल फंड है एक तरह से, और बैंक्स के स्टॉक्स में, एनबीएफसी स्टॉक्स में, इंश्योरेंस स्टॉक्स में ये इन्वेस्ट करता है। और इस तरह के माहौल में जब ब्याज दरें घट रही है तो एक सेक्टर जो इक्विटी में निवेश करने के लिए आज से बढ़िया हो सकता है वो ये है। और ऐसे में आपके पास 3-4 स्कीम में आपको बता दूं, उसमें जो आपको पसंद आए पैसा लगा सकते हैं। निप्पॉन इंडिया बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, आईसीआईसीआई प्रू बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, एसबीआई बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज और एचडीएफसी। लगभग हर एक म्यूचुअल फंड के पास आपको बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज की स्कीम मिलेगी। उसमें से जो स्कीम पसंद आए, कमोबेश सबके रिटर्न ठीक आते हैं। किसी को ज़्यादा एयूएम वाला पसंद आता है, किसी को कम एयूएम वाला। लेकिन अगर आप एक सेक्टोरल फंड इस महीने के लिए सोच रहे हैं,
जहाँ आप इस महीने लमसम या फिर एसआईपी के तौर पर निवेश करना चाहते हैं तो बीएफएसआई इक्विटी फंड आपके लिए सही रहेगा। जी हाँ, तो ये रहे निवेश के ट्रेंड, और निवेश के ट्रेंड के साथ आपके लिए कहाँ रहेगा बेस्ट निवेश ऑप्शन, वो तमाम चीजें हमने जानी। अब हम जानेंगे फंड ऑफ द मंथ। तो सर इस बार कौन से फंड्स ऑफ और एक चेंज इस बार फंड ऑफ मंथ की बजाय फंड्स ऑफ मंथ है। दो फंड मैंने चुने हैं, दो तरीके के। पहला है फ्लेक्सी कैप फंड, जहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में आप देखते हैं कि निवेश होता है। फंड मैनेजर अपनी कम से कम इक्विटी में 65% पैसा लगाता है, और इक्विटी का अलोकेशन अपनी मर्जी से वो कम या ज़्यादा कर सकता है। पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन होता है, और जब उसे मन करे कि लार्ज कैप में अलोकेशन बढ़ाना है, कभी मिड कैप में बढ़ाना है, कम ज़्यादा करना है, तो वो फंड मैनेजर के पास सुविधा है, उसके पास मैंडेट है कि ज़रूरी नहीं कि 25% तीनों में रखो। आपकी मर्जी है। 100% आप लार्ज कैप में चले गए, रिस्क कम लग रही है तो आप इक्विटी में मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा कर लेंगे। 3 से 5 साल के व्यू के साथ यहाँ पर निवेश करना चाहिए। यहाँ पर जो मुझे फ़ंड पसंद है, पहला है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, और साथ ही साथ हिलियोस फ्लेक्सी कैप फंड। तो एकदम छोटे एयूएम वाला देख रहे हैं आप तो हिलियोस हो सकता है, और बड़े एयूएम वाले में पराग पारेख और HDFC, ये 2 बेहतरीन फंड है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, एक हमने स्टडी की थी, दरें घटेगी वेल्थ बनेगी। ये हमारी वेल्थ क्रिएशन स्टडी थी, और उसमें हमें ये पता चला कि ब्याज दरों के घटते हुए सिनेरियो में सबसे ज़्यादा पैसा जो बनता है वो बनता है आपका मिड कैप फंड्स में, और इसीलिए ये सही समय है मिड कैप शेयरों में भी पैसा लगाने का। तो इसके जरिए आप मिड कैप कैटेगरी वाले फंड्स में पैसा लगा सकते हैं, कंपनियों में लगा सकते हैं। हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, थोड़ी सी रिस्क कंपेरेटिवली ज़्यादा है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। 5 साल का व्यू आपका है तो मिड कैप फंड्स इस वक्त आपके लिए बहुत बेहतरीन है। कुछ मैं आपको मिड कैप फंड्स आपको रिकमेंड कर दूँ स्कीम्स। एक तो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जहाँ 30,000 करोड़ के आसपास का एयूएम है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड, ये थोड़ा बड़ा वाला है। अगर आपको छोटे फंड चाहिए, एडलवाइज मिड कैप फंड 10,000 करोड़ के एयूएम वाला, और DSP मिड कैप फंड, ये हैं 4 फंड जो आपके लिए बेहतरीन निवेश का एक मौका दे सकते हैं। जी हाँ, तो ये रहे फंड्स ऑफ द मंथ, और साथ में कुछ फंड सर की तरफ से सजेशंस। और अब बात करेंगे NFO कॉर्नर की। तो सर NFOs जहां पर नजर इस बार रखनी चाहिए, तो एक NFO खुला हुआ है, निप्पॉन इंडिया इनकम प्लस आर्बिट्राज एक्टिव फंड, और ये आर्बिट्राज फंड है जैसा इसके नाम में आपको दिखता है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि 25 जून को ये बंद होने वाला है। उससे पहले अगर आप आर्बिट्राज फंड के तौर पर कहीं निवेश करना चाहते हैं, ये अच्छा इस महीने हमने कहा भी है कि घटती हुई ब्याज दरों के सिनेरियो में आप बजाय FD के या बैंक डिपॉजिट के आर्बिट्राज फंड में जा सकते हैं। तो ये एक NFO है इस महीने के। जो बाकी 2 NFO और मैं बताऊँ, लेकिन पसंदीदा NFO अगर आप पूछेंगे तो ये है। इसके अलावा बड़ौदा BNP पारिवार, ये इसका हेल्थ और वेलनेस फंड, यानी कि एक तरह से फार्मा और हेल्थ केयर फंड समझ लीजिए, ये खुला हुआ है। 23 जून तक ये खुला है। यहाँ पर भी आप निवेश कर सकते हैं। इक्विटी फंड है ये, 80 से 100% इक्विटी में रहेगा फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस में। मुझे लगता है ये भी एक अच्छा निवेश हो सकता है, क्योंकि पिछले 2 महीनों में जब से टैरिफ की चिंताएं हुई तब से फार्मा सेक्टर थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, डरा हुआ है ट्रम्प साहब से। तो यहाँ पर भी पैसा लगाने का अच्छा समय है। तो इक्विटी में अगर कोई थेमेटिक फंड देख रहे हैं तो ये भी बुरा नहीं है। और तीसरा और आखिरी है DSP निफ्टी IT इंडेक्स फंड। और अगर IT शेयर में आप निवेश करने का सोच रहे हैं, जो कि एक अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि IT शेयर भी थोड़े पिटे हैं खास तौर से ट्रंप के टैरिफ की खबरों के बाद में। तो ये एक इक्विटी फंड है जो 24 जून तक खुला हुआ है NFO के तौर पर। यहाँ पर भी आप पैसा लगा सकते हैं। तो तीनों ही वैसे ठीक दिख रहे हैं, और तीनों अलग अलग तरीके के हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन पैसा लगाने के लिए तीनों बुरे नहीं हैं। बिल्कुल, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको अपने पोर्टफोलियो में फिट कर सकते हैं। अब वक्त हो गया है काम की बात का। तो सर सबसे इम्पोर्टेंट आपकी तरफ से काम की बात इस बार के लिए, उसको कहते हैं विल प्लानिंग, यानी कि वसीयत बनाना। हाँ। आमतौर पर आदमी हर चीज़ की प्लानिंग करता है, एक ही चीज़ की प्लानिंग नहीं करता, वो है अपने मरने की। तो पता सबको है कि एक दिन जाना है, लेकिन सबको अभी थोड़ी जाना है, और सबसे पहले मुझे थोड़ी जाना, मेरे पहले बहुत लोग हैं। वो माइंड सेट वैसी है। लेकिन वो अपनी जगह सब लंबा जिए, 100 साल करें, वो कोई अच्छी बात है, लेकिन अपनी वसीयत बनाना, विल प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने जाने के बाद
पीछे आपको लेकर लड़ाई झगड़े हो, ये कोई नहीं चाहता। राइट, आपके पैसों को लेकर, आपकी प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े ना हो, तो आपकी प्रॉपर्टी, आपके एसेट्स आपके सही उत्तराधिकारी तक पहुंचे। इसके लिए जरूरी कि आप जीते जी अपना काम कर जाए कि किस किस को आप कितना देना चाहते हैं। और इससे होता है कि सबसे बड़ा काम ये है कि कोई लीगल टसल नहीं होती। नहीं तो क्या होता है, अगर आपने विल नहीं बनाई ना और लीगल इश्यूज हो गए तो फिर आपके पैसे आपके परिवार वालों के नहीं, वकीलों में बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। वो फिर चलते रहेंगे कोर्ट केस, लंबे लंबे, वकील मोटी मोटी फीस लेते रहेंगे, होना जाना कुछ नहीं है। एक तो ये तो कानूनी झंझट आपके वजह। दूसरा, कई बार डिवोर्स वगैरह के केस होते हैं, उसमें बड़ी लीगल इश्यूज आ जाते हैं, तो अपने विल बनाई हुई तो ये भी एक बड़ा आपको आसानी से हो जाता है। आपका जो भी लीगल हेयर है उसको आपको एसेट ट्रांसफ़र करनी है, बड़ा आसान हो जाता है। तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, विल जरूर बनाएं, वसीयत जरूर बनाएं, और वसीयत बनाने के पहले स्मिता एक काम और करना जरूरी है कि इतने पैसे जरूर बनाएं कि इतने वसीयत एसेट बना जरूर बनाएं कि बस ना तो पता चला आपने किसी वकील को बुलाया, मैंने वो वसीयत बनानी, बोले भाई तेरे पास है क्या। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो इतने पैसे तो बना ले। मतलब वो कई बार कहते हैं, लोग कहते हैं लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं है। हाँ। बात तो सही है, लेकिन ऐसा स्टेटमेंट देने के पहले आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए। लेकिन क्यों बनाना जरूरी, ये समझना चाहिए कि भारत में कुछ बेनामी संपत्ति के आंकड़े हैं, वो अलार्मिंग है। उससे आपको पता चलेगा 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति ऐसी है जिनका कोई मालिक नहीं है। 2 लाख करोड़। आरबीआई के आंकड़े बताता हूँ, 78,000 करोड़ से ज़्यादा के अनक्लेम डिपॉजिट, लोगों के डिपॉजिट पड़े हैं, किसी को पता नहीं। क्योंकि अगर कोई आदमी निकल गया और पीछे वालों को पता भी नहीं कि उसने किस किस बैंक में पैसा डाल के एफडी करके छोड़ी हुई है, क्या करोगे आप? कोरोना में काफी ऐसे मामले। हाँ, कोरोना में वो तो। दूसरा ये कि अब किसी ने प्रॉपर्टी लेके रखी है, पता नहीं पेपर कहीं इधर उधर रखे हैं, पीछे वालों को पता ही नहीं भाई आपकी वहाँ पे भी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी, यहाँ 4 फ्लैट है, वहाँ 2 खेत है, मालूम ही नहीं है, निकल गए भाई साहब। तो आप पीछे वालों को पता ही नहीं। ईपीएफ में भी कई सारे ऐसे अकाउंट हैं, डाल के रखे हैं, पैसे भूल गए, नीचे वालों को पता नहीं। कई किसी के बच्चे बड़े बिजनेसेस में शिफ्ट हो गए, फॉरेन शिफ्ट हो गए, उनको मालूम नहीं होता। 21,500 करोड़ का पैसा ईपीएफ में ऐसे ही पड़ा हुआ है। एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज होती हैं, उनके क्लेम 21,500 करोड़ के उनके ऐसे ही पड़े हैं। सो बहुत सारे पैसे आपके पड़े रह जाते हैं, आपके पीछे वालों को मिले। आज आप बचा के किस लिए जाते हैं? ऐसा तो है नहीं कि ये वाले पैसे आप ऊपर लेके जाएंगे, यहीं रह जाएंगे, यहीं रह जाएंगे। तो चाहे अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पीछे सारे नालायक हैं, इनको नहीं देना, तो चैरिटी में अपने नाम से चैरिटी करके जाओ। आपका पैसा सही जगह पहुंचे, चाहे आपके परिवार वालों को पहुंचे, आपके दोस्तों को, आपके उत्तराधिकारी को, या आपको चैरिटी में जहां भी देना है, लेकिन वो आप ही करके जाएं। इसलिए वसीयत जरूर बनाएं, और वसीयत बनाने का ख्याल आए उससे पहले पैसे जरूर बनाएं, वेल्थ क्रिएशन जरूर कर ले। और उससे पहले हमारा ये शो, जो ये म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास है, ये जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर मिलेगा आपको ओवरऑल व्यू कि आपको कहाँ पर निवेश करना है, एफआईपीज के नंबर से जो इंडस्ट्री का ट्रेंड है वो कैसा है, और इन सब के साथ आप पाएंगे वेल्थ क्रिएशन का एक अच्छा रास्ता। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए और तमाम डिटेल्स के साथ ये पूरी जानकारी देने के लिए। इसी के साथ म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास में आज के इस सेगमेंट में बस इतना ही। आप बने रहे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।